गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे जननांकिकीय संक्रमण के बारे में, जिसे हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकिकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। यानी हम इस रूप में कह सकते हैं कि यह जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत हमें किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में बताता है कि वह कौन सी स्टेज पर है। अगर ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित से वह उन्नति करके नगरीय एवं औद्योगिक स्तर पर उच्च स्तर पर जब जाता है, तो उसके अंतर्गत उसकी पॉपुलेशन के अंतर्गत अपने आप धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। तो यह सिद्धांत उसी चीज़ के बारे में बतलाता है। यह जो ग्राफ है जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, इस मॉडल के अंतर्गत 3 अवस्थाएं हैं: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इसके अंतर्गत आप ग्राफ में जन्म दर और मृत्यु दर को देख रहे हैं। एक तरफ टाइम के अंतर्गत विभिन्न क्षैतिज अक्ष पर समय को लिया गया है, जिसमें हम फर्स्ट स्टेज में देख रहे हैं बांग्लादेश और वर्षावनों के आदिवासी लोगों को। दूसरी स्टेज में हम पेरू, श्रीलंका, केन्या को देख रहे हैं और तीसरे स्तर के अंतर्गत हम विकसित देशों को देख रहे हैं, जिसमें कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी फर्स्ट स्टेज में वो जो अपने प्रारंभिक स्तर पर हैं, दूसरे में विकसित राष्ट्र हैं और तीसरे में पूर्णतः विकसित राष्ट्रों को लिया गया है। ये वर्तमान विश्व का उदाहरण है और ये अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर उसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इसको लिया गया है और वर्तमान विश्व का उदाहरण है। इसमें प्रथम अवस्था के अंतर्गत उच्च प्रजननशीलता, लोगों का पॉपुलेशन जो रेट है वो मतलब प्रजननशीलता ज़्यादा है और उच्च मृत्युता यानी मृत्यु दर भी अधिक मात्रा में है, क्योंकि लोग महामारियों का शिकार हो रहे हैं, भोजन की उनकी अनिश्चितता बनी हुई है, आपूर्ति कम मात्रा में हो रही है और मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक कैसे हो पा रही है कि अधिक पुनरुत्पादन होते हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि जो है वो काफ़ी अधिक है, ऐसा नहीं कि कम है, और मृत्यु दर भी अधिक है। इसलिए वो देखने में पॉपुलेशन हमें सम सी लगती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और क्योंकि मृत्यु दर भी अधिक है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि को धीमा कहा गया है। अधिकांश लोग खेती में कार्यरत हैं और बड़े परिवारों को परिसंपत्ति यानी अच्छा माना जाता है। वहाँ जीवन प्रत्याशा निम्न किस्म की है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, खेतीहर होते हैं और उनकी प्रौद्योगिक स्तर या टेक्नोलॉजिकल अगर हम लेवल देखें तो वो अपने आप में कम है और 200 वर्ष पूर्व भी विश्व के लगभग सभी देश इसी अवस्था के अंतर्गत आते थे। और द्वितीय अवस्था के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, परंतु कुछ समय के पश्चात घटती जाती है। यह आप देख रहे हैं इस ग्राफ के अंतर्गत, सेकेंड स्टेज के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत देख रहे हैं आप कि जन्म दर ऊंची है लेकिन मृत्यु दर, आप इसका ग्राफ देखिए कि द्वितीय अवस्था के अंतर्गत प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है और यह घटती हुई अवस्था मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में धीरे धीरे सुधार होने लगता है, स्वच्छता में सुधार होता है और मृत्यु दर में कमी आती जाती है। और इस अंतर के कारण ही जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग जो है वो उच्च हो जाता है। यानी अब लास्ट की स्टेज के अंतर्गत जन्म दर ऊंची और मृत्यु दर कम होने लगती है। फिर लास्ट में आती है अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु यानी जनसंख्या की प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों ही कम मात्रा में हो जाते हैं, घट जाते हैं।
तो इससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है और मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है, उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक अपने परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। यानी इसके अंतर्गत वर्तमान समय के अंतर्गत समस्त विकसित राष्ट्र जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि मनुष्य की जाति अत्यधिक सभ्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने में अपनी योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनसांख्यिकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और इन तीनों स्टेजेस को देखकर हम किसी भी देश की जन्म दर और मृत्यु दर को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो राष्ट्र कौन सी अवस्था में है, जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में है कि द्वितीय अवस्था के अंतर्गत है अथवा तृतीय अवस्था के अंतर्गत है। तो यह मॉडल हमें इस चीज़ के बारे में बतलाता है। धन्यवाद।